पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान कुन इतलात हैं। ईरान के बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। वो कैसे हुआ, मैं पाकिस्तान की तफसीलात आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ईरान और अमेरिका की लड़ाई के हवाले से इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लड़ाई में बहुत सारे और ममालिक अब कूदना शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले बरतानवी वजीर आजम ने अमरीका को अपनी मिलिट्री बेसिस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले बरतानिया ने मना किया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो भी हथियार ईरान की रेंज में है, तो ईरान लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है और शायद इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था अमेरिका को। तो अब बरतानवी बेसिस को इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। उससे ज़रा फ़ायदा ये होगा कि कुछ बेसिस ईरान की रेंज से बाहर है। एक ये भी इतला आई है कि साइप्रस जो है वो तुर्की के पास है और यूनान के पास है आधा, और बीच में कुछ एरिया जो है वो बरतानिया के पास भी है, और वहां पे बरतानिया की मिलिट्री बेस है, उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागा है, वहां पे भी हमला किया है। और फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का एक मुश्तरका बयान भी आया, यानी अब ये ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का हिस्सा बनने की तरफ आ रहे हैं। ये जो मुश्तरका बयान है, इसमें इन ममालिक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ दिफाई कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं, यानी हम भी एक अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। तो फ्रांस और जर्मनी भी बरतानिया के साथ खड़े हो गए, तो अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इत्तहादी मिल रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जिन ममालिक पे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अमरीकी अड्डों पर, उन ममालिक ने भी इंदिया दिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मजीद ममालिक इसके अंदर कूदते जा रहे हैं। चाइना और रशिया वो भी सख्त बयान दे रहे हैं, और उनकी जानिब से बड़ी क्लैरिटी के साथ न सिर्फ अमेरिका की बल्कि इसराइल की मजम्मत की गई है, और ईरान के ऊपर हमलों को गैर कानूनी और बिला जवाज करार दिया गया है। बल्कि उन्होंने शदीद इन चीज़ों की मजम्मत की है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के ऊपर जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। खास तौर पर रशिया ने, लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। देखें, हिजबुल्लाह जो है इसको ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है, और लबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें हैं, और इसराइल को इस बात का पता था। इसराइल काफी अरसे से लबनान के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसराइल खुद बहुत बुरी तरह हमलों की जद में है, तो लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 6 मिसाइल आकर लगे हैं। ये सूरत हाल है, जो बाकी ममालिक इसमें आहिस्ता आहिस्ता कूद रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। ईरान पर हमले बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब कुछ मनाजिर ऐसे देखे हमने, जो लोग वीडियोस बना के ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज टाइम पे ऐसा दिखाई दिया जैसे मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा मिसाइल जाकर गिरे हैं, और जो कतर के अंदर अमरीकी बेसिस हैं वहां पे बहुत ज्यादा ईरानी मिसाइल जाकर गिरे हैं। और कुछ मिसाइल अब वो ये बता रहे हैं कि पहले जो मिसाइल आ रहे थे उनकी रफ्तार और तरह थी, वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। उनका सिर्फ धमाका सुनाई देता है और वो सिर्फ आवाज आती है उनकी। तो अब ईरान जो है वो हाइपरसोनिक या बहुत जदीद हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ईरान के पास हथियार हैं कितने, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जखीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाजा है कि ईरान के पास 3 से 5 हजार मिसाइल है, और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोजाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3000 से लेकर लगभग 5000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल है ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक, और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज्यादा भी हैं तो वो 5000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8000 तक हैं। तो ईरान काफी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है? देखें, ये सारा मामला हो तो इसलिए रहा है कि ईरान को दबाव में लिया जाए और ईरान को उन शराइत पे लाया जाए जिन शराइत के ऊपर अमेरिका और इसराइल राजी हो जाए, और इसराइल के लिए खतरा हमेशा के लिए टल जाए या खत्म हो जाए, या अरब ममालिक भी अपने आप को ईरान से एक ऐसा मुल्क समझेंगे जिसको अब ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है। हालांकि ईरान के मामला अरबों के साथ कभी उतने बुरे उस तरह रहे नहीं, ज्यादा उनका फड्डा जो है वो इसराइल के साथ ही रहा है। बहरहाल, क्या ईरान में रजीम तब्दील किया जा सकता है?
तो अब तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगाम जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज है। वो वहां पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है जमीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो है वो उनकी उम्र देखे ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी जिंदगी ने फायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत हाल ईरान में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीजें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। तो ईरान में अगर रजीम तब्दील करना है तो ग्राउंड पे फोर्सेस को उतारना पड़ेगा और फिर एक लंबी लड़ाई के नतीजे में ही रजीम तब्दील हो सकता है। और अभी आप वैसे कुछ कह नहीं सकते, बहुत कंफर्म इत्तला आप नहीं दे सकते, क्योंकि ईरान के अंदर एक बागियों का या आप कह लें गद्दारों का भी एक बहुत बड़ा हुजूम है। बहुत सारे गद्दारों को पहले ही सजाए मौत दी गई है, बहुत सारे गद्दारों को ईरान में सजाएं दी गई हैं। और ये भी अभी जो जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो जासूसी करते रहे हैं, वो भी ईरान के अंदर ही मौजूद है सारे लोग। तो ये आप कह नहीं सकते कुछ कि कल क्या हो जाएगा, लेकिन रजीम तब्दील करने के लिए ऐसा लगता है कि जमीन पे आना पड़ेगा। और यही सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान की भी है। अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान चाहता है कि रजीम तब्दील कर दिया जाए तो ग्राउंड फोर्सेस के वहां पे जाकर कंट्रोल करने तक ये नहीं हो सके। देखिए ना, अमेरिकन ने जब अफगानिस्तान में रजीम तब्दील किया था 9/11 के बाद, तो वो तब तक नहीं हुआ था जब तक कि अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड पे नहीं उतर गई थी और फिर उन्होंने अपनी कठपुतली हुकूमत बनाई थी। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाए तो वो खाली हवा से बम मार के या मिसाइल मार के आप नहीं कर सकते। ये तालिबान जाएंगे, जाके पहाड़ों में छुप जाएंगे, वहां से हुकूमत चलाएंगे, कोई और हुकूमत कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, ये उनको मारेंगे। तो आपको ग्राउंड के ऊपर मुस्तकिल अपनी फौज बैठानी पड़ेगी अगर रजीम तब्दील करना है। और यही सूरत हाल ईरान की है। अभी जो एक बड़ा अटैक हुआ है वो चाबहार की जो बंदरगाह है ईरान की, जिसपे चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां पे इसराइली और अमरीकी तैयारे बमबारी कर रहे हैं। और ये चाबहार की जो बंदरगाह है लगभग 70-80 मील दूर है पाकिस्तान गवादर से, ज्यादा दूर नहीं है। उस तरफ जो है वो चाबहार की बंदरगाह है, इस तरफ जो है वो बंदरगाह है गवादर की। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे चाबहार के एरिया में बमबारी हो रही है और उसे निशाना बनाया गया है। यहाँ पे चाइना ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नाजरीन, पीर वाले दिन यानी आज जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं तो अभी सुबह का वक्त है। जब पाकिस्तान में शाम हो जाएगी तो अमेरिका में सुबह हो जाएगी और जो पीर का दिन होगा वहां पे स्टॉक मार्केट खुलेगी। तो तब पता चलेगा कि दुनिया का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है और मालियाती तौर पे किसको कितना नुकसान होता है। देखें, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के अंदर सबसे तगड़ी मार्केट है और वो बहुत सारी चीजों का फैसला करती है। तो ये ख्वाहिश थी अमेरिका की, इसराइल की, कि मंडे से पहले पहले सारा मामला निपटा लिया जाए। लेकिन ये मामला लिंगर ऑन हो रहा है और ईरान जो है वो लगातार बमबारी कर रहा है। उसके ड्रोन जाकर यूएई में, बहरीन में, कतर में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उर्दन में, इराक के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया अमेरिका के असला डिपो के ऊपर। फिर कुछ जगह पे जहां अमेरिका के बहरी बेड़े हैं वहां पे उन्होंने अटैक किया, नुकसान पहुंचाया, आग लगी है। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखना यह है कि पीर वाले दिन अमेरिकी मार्केट से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आता है और दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कहां जाती है। अगर तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाती हैं दुनिया में तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अमेरिका इस लड़ाई को जल्दी निपटाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है जितनी जल्दी हो जाए ये मामला निमट जाए और रिजीम चेंज ऑपरेशन अगर वो मुकम्मल कर सके या जो भी अहदाफ उन्होंने और हासिल करने हैं वो कर ले। लेकिन ईरान इसको लंबा खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम आपको भी लेकर डूबेंगे। लंबी जंग जो है वो खलीजी ममालिक को भी सूट नहीं करती। आप देखें ना, जो खलीजी ममालिक है उनका इन्हिसार 3-4 चीजों पे है।
नंबर एक, उनका इन्हिसार उनके वसाइल पे है, जो उनके पास तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, उनके ऊपर उनका बड़ा इन्हिसार है खलीजी ममालिक का, गैस पे और तेल पे, पेट्रोलियम पे। नंबर दो, उनका इन्हिसार है रियल स्टेट पे और सियाहत पे। ये तीन चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं ये ममालिक। यानी सियाहत से बहुत पैसा कमाते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पैसा वो कमाते हैं। और दूसरा जो है वो तेल की, देखें अब आमदरफ्ती रुक जाएगी अगर समंदर के हालात ठीक नहीं होंगे और ईरान रास्ते बंद रखेगा और ये खतरा रहेगा कि तेल बरदार जो जहाज जा रहे हैं उनके ऊपर मिसाइल गिर जाएगा, तो वो तो पहले ही फ्यूल है, उसके ऊपर तो अगर ड्रोन भी गिर जाए तो वो सारा तबाह हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। फिर टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट नहीं आते जहां पे बम गिर रहे होते हैं। और तीसरा उनका रियल स्टेट का बिजनेस है, यानी वो जो बहुत बड़े बड़े प्लाजे, बिल्डिंग और ये एक मुकाबला चल रहा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ ये खलीजी ममालिक में। ये तीनों चीजों की मार्केट एकदम नीचे की तरफ गई। अब ये जो सूरत हाल बन गई है, खलीजी ममालिक नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई लिंगर ऑन करे। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस लड़ाई का नतीजा हो और जो होना है वो हो जाए और लड़ाई बंद हो जाए ताकि चीजें नॉर्मलाइज हो। ईरान इस लड़ाई को कितना लंबा खींच सकता है? देखें, इस लड़ाई में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। एक जो मिसाइल है, जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत लगभग $4.25 मिलियन है। और इसी तरह जो आयरन डूम है उसकी भी कीमत बहुत ज्यादा है। उनकी जो बैटरीज हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं, जो आने वाले मिसाइलों को डिफ्यूज करते हैं, ये ईरान जितने का मिसाइल मारता है उससे बहुत ज्यादा पैसों से वो उसको रोकते हैं, क्योंकि एक एक मिसाइल को मारने के लिए वो नीचे से बहुत सारे मिसाइल फायर करते हैं। तो ये लड़ाई सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी पड़ रही है इस वक्त लड़ाई अमेरिका को और इसराइल को। देखिए, इससे पहले अमेरिका ने जो लड़ाइयां लड़ी है माजी में, उसमें अमेरिका ने मारा है, रोका नहीं है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इस तरह अटैक नहीं हुआ उनकी बेसिस पे, उनकी चीजों पे। अब इस मर्तबा ये उल्टा सिलसिला चल रहा है, तो उनको बहुत महंगी ये लड़ाई पड़ रही है और लगातार वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है और किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान अब तक जो है वो सबको खुश रखने में कामयाब रहा है। मैं साफ साफ आपसे बात करूंगा। पाकिस्तान को ईरान ने भी कहा जी ठीक है, आपने मजम्मत की, आपका शुक्रिया। खलीजी ममालिक जो है, पाकिस्तान ने सबसे रब्ता किया, जी हम आपके साथ हैं। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी मजम्मत नहीं की। इसराइल को भी पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने एक तरह से सबको ही राजी रखा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को राजी नहीं रख सके। पाकिस्तान की आवाम को यह लगता है कि उनकी तर्जुमानी नहीं की पाकिस्तान की हुकूमत ने, और इसका जो है एक पॉलिटिकल खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सियासी नुक्ता नजर से इस हुकूमत को बहुत मार पड़ेगी जब भी कभी ये इलेक्शन में जाएंगे, और ये सारी चीजें लोग भूलेंगे नहीं, लोग इन चीजों को याद रखेंगे। कुछ आम फैसले जो हुकूमत ने किए हैं, मैं साफ साफ आपको बता देता हूं। नंबर एक तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर शामिल रहेंगे। ये अनाउंस नहीं करेंगे इन फैसलों को, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये कभी भी बोर्ड ऑफ पीस को नहीं छोड़ेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल इनाम इन्होंने नामजद किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो नामजदगी भी वापस नहीं लेंगे, ये भी फैसला इन्होंने किया। और तीसरा, जो अमरीकी सफारत खानों की तरफ अगर कोई पाकिस्तानी बढ़ेंगे तो उनको ये निशाने इबरत बनाएंगे। ये अब फैसला कर लिया गया है कि अमरीकी सफारत खानों की तरफ किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है। यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता के इसराइली शहरी जंग लड़ रहे हैं, वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। हुआ ये कि एतवार के दिन जब लोग मुजाहरों के लिए निकले तो बहुत अजीब चीजें अब रिपोर्ट हो रही हैं। मुजाहिरीन और ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं, कुछ वीडियोज और तस्वीर भी आ चुकी है। चाहे वो कराची के मुजाहरे हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, स्कर्दू वाले हों, चाहे वो मुजाहरे इस्लामाबाद के हों, चाहे वो मुजाहरे लाहौर के हों, तमाम मुजाहिरीन ने बताया कि हम सारे पुरअमन थे, अचानक से कहीं से कुछ लोग आते हैं, नकाब पोश किस्म के लोग। बल्कि कराची में तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहनी हुई है अपनी शर्ट के नीचे, और उसके जूते देखकर लगता है जैसे कोई फोर्सेस का आदमी है, ट्रेंड आदमी है, यानी मेरा मतलब है। उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता है ओट लेकर, नकाब उसने पहना हुआ है, उसके साथ और नकाब पोश भी है। और ये कार्रवाई करने के बाद वो लोगों को खींचता हुआ ले जाता है कौंसल खाने की तरफ। यानी लोगों को इंस्टिगेट किया गया। जो उलमा इकराम है उन्होंने लोगों को कहा था पुरअमन रहना, आपने एहतजाज करना है। लेकिन ये जत्थे कहां से आए, ये लोग कहां से आए? देखिए 9 मई को यही तो हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती रही हम तो जाना ही नहीं चाहते थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। वो तो चंद नकाबपोश आए, वो लोगों को गाइड करते थे, आओ चले, आओ आगे बढ़ो, तुम गैरत खाओ, तुम इधर चलो। वो कार्रवाई डाल के निकल गए। बाद में लोग वहां पे, अब अवाम तो जज्बाती होती है, आप उसको जिस तरफ ले जाते हैं वो चल पड़ती है। यही काम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। लोगों ने बाकायदा बताया कि उन्होंने ऐसे लोग देखे जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्होंने ये कार्रवाइयां डाली, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे नकाबपोश लोग उनको छुड़ाकर ले गए। अब ये नामालूम अफराद कौन है जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की, और वजह क्या थी? पाकिस्तान में डिफरेंट इतलात आ रही हैं। सबसे कम जो इतला आई है, 30 अफराद जहां बहक हुए हैं इन वाकयात में।
यानी 30 लोग शहीद हो गए जो एहतजाज करने के लिए निकले थे। आयतुल्लाह खामनी की शहादत के बाद जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले उनमें 30 लोग कम से कम, और जो ज्यादा इतलात आ रही है 40 तक लोग बताए जा रहे हैं कि जो शहीद हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में भी इसी तरह वाकया हुआ, लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, कराची में भी ऐसे ही हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, और पेशावर के अंदर जो है वहां पे भी आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। अब ये लोग सहाफी जो है उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम भी हैरान है। यानी हमेशा जब भी कोई ये कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ता है तो पहले कंटेनर लगा देती है पुलिस 3-4 बैरियर्स बना देती है, आगे खड़ी हो जाती है, आंसू गैस की शेलिंग वेलिंग करते हैं, लोगों को रोक लेते हैं, कभी कॉन्सुलेट तक जाने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि इस मरतबा हुआ क्या पुलिस को। सबको पता था कि लोग निकलेंगे और कॉन्सुलेट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पहले चंद लोगों ने आकर नामालूम अफराद ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और उसके बाद गोलियां चला दी गई, और यही हर जगह पे हुआ है। अब ये जो 40 बंदा मारा गया है, क्या पैगाम किसको दिया जा रहा है? यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बार बार अमेरिका को ये बताना चाहता है कि देखें हम अपनी आवाम को भी मारने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े होने के लिए, देखें हमारे ऊपर कितना दबाव है। और यही मामला हुआ था जब तहरीके लब्बैक के लोगों को गोली मारी गई थी मुरीदके में। मेरी तहरीके लब्बैक के लोगों से जब बात हुई थी ना, तो वो मेरे पर रिकॉर्डेड कॉल पड़ी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हमें ट्रैप कर लिया गया, हमें बकायदा बताया कुछ और गया, हमें निकाला कुछ और करके गया, और यहां पहुंचा के हमें ट्रैप कर लिया गया। अब ये हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमें मार देंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। हम आवाजें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हम पे गोलियां चला रहे हैं, और फिर ट्रैप करके उनको मारा गया बकौल उनके। वो भी एक बड़ा कत्लेआम था। जब से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने